नावल जिंदगी भर पछतावा किस्त नंबर 2। जोया का दिल खौफ से कांपने लगा। ये क्या 10,000? पहले तुम लोगों ने रास्ता रोका तो 5,000 तब निकलवा लिया, और अब दूल्हे के बैठने के तुम लोग 10,000 मांग रहे हो। फिर दूध पिलाई की रस्म में तुम लोग हमसे 15,000 मांग लोगे। तोबा है भाई तोबा। हारिस की माँ रुखसाना बोली। बहन ये तो रस्में होती हैं, इसमें ऐसी कौन सी बात है? जोया की रिश्तेदार एक औरत बोली। हाँ बहन होती है रस्में, लेकिन इतनी भी नहीं कि दूल्हे वालों को बिल्कुल कंगाल कर दो। रुखसाना तंग होकर बोली और आंख से इशारा किया हारिस को कुछ। हारिस स्टेज से नीचे उतर गया। हारिस को नीचे उतारता देखकर जोया की मां मुसरत और बाप फारूक को हाथ पांव पड़ गए, कहीं हारिस कोई बात ना कह दे। छोड़े बहन, लड़कियां हैं, उन्होंने अगर ऐसी कोई बात कर दी है तो आप हमें माफ कर दें। छोड़े रस्मों को, आप हारिस को स्टेज पर बिठाएं। फारूक साहब बोले। रुखसाना ने फतह मंदी से बेटे को देखा। जी भाई साहब जरूर, आओ हारिस बेटा स्टेज पर जाओ। जोया का दिल डूब के उबरा। बाकी सब कुछ आराम और सुकून से हुआ और जोया अनजाना खौफ लिए ससुराल रुखसत हो गई। जोया ने जैसे ही ससुराल कदम रखा तो उसके दिल में खौफ के साथ नए सपने भी थे। हारिस 4 बहनों का इकलौता भाई और बाप के साथ रहता था और एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। 4 में से 3 बहनें शादीशुदा थी, एक बहन कुंवारी थी। जोया को हाल में रख के सोफे पर बिठाया गया। आसपास के घरों की औरतें आती रही और जोया की तारीफें करती रही। हारिस एक खुश शक्ल नौजवान था, रंग भी गोरा चिट्ठा था। इसी बात का वो फायदा उठाता और आए दिन लड़कियों से दोस्ती करना उसका पसंदीदा काम था। रुखसाना ने हारिस को अलग कमरे में बुलाया। हारिस मेरी बात सुन, अब तेरी हो गई शादी और माँ और बहनों की इज्जत करवाना तेरा काम है। उसे पहले से समझा देना ये बात। जबान ना चलाएगी, आगे से चुप करके रहेगी तो ही फायदा है उसका। और भी न जाने क्या क्या उसे कहती रही। जी अम्मी समझ गया, अब जाऊं मैं क्या? हारिस जमाई रोकते हुए बोला। हाँ जाओ और अच्छे से सब समझा देना। उसे हारिस गर्दन हिलाता हुआ कमरे की तरफ बढ़ गया। जोया खाली खाली नजरों से कमरे का जायजा ले रही थी। ताजा सुर्ख गुलाबों से कमरा महक रहा था। वाह रे किस्मत, सोचा क्या था, ताबीर क्या पाई। जोया ने आंख में आया आंसू साफ किया और कमरे में तरतीब से रखा अपना फर्नीचर देखने लगी। जोया का दिल मर चुका था। रही से ही कसर आज पूरी हो गई। उससे पहले जोया कुछ और सोचती कमरे का दरवाजा खुला और हारिस कमरे में दाखिल हुआ और शेरवानी उतारकर बेड के पास आया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? जोया ने सलाम का जवाब दिया आहिस्ता आवाज में और सर को हल्के से हिला दिया। जोया का दिल धड़का जब हारिस उसके पास बैठा और हाथ पकड़ा। मुझे तुमसे कुछ कहना है, उम्मीद है तुम मेरी सारी बातों को ध्यान से सुनोगी और अमल करोगी इन पर। मुझे कभी शिकायत का मौका नहीं दे दी। जोया ने झुकी नजरों से सर हिला दिया। गोल्ड की नाजुक सी रंग जोया के हाथ की जीनत बना दी और होले से हाथ दबाया। जोया मैं चाहता हूँ तुम हमेशा मेरी माँ और बहनों का हुक्म मानो, इन्हें इज्जत दो, उनकी किसी बात से तुम इख्तलाफ ना करो। कभी ऊंची आवाज से मेरी माँ की तरफ बात ना करो, क्योंकि तुम्हारा अब जो कुछ है यही है। तुम अपना पीछे छोड़ आई हो, अब यही तुम्हारे जीना और मरना है। और एक आखिरी बात, यहाँ की कोई बात तुमने अपने मैके में नहीं बतानी। हारिस ने जोया को माँ की कई सारी बातें समझा दी। जोया ने फकत सर हिला दिया। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो तुम कह सकती हो, हारिस ने जोया से कहा। जोया का दिल करची करची हो चुका था। आंसू का गला गूंथते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं कहना। ठीक है जाओ कपड़े चेंज कर लो, हारिस बेड से टैक लगाए हुए बोला। जोया ने एक नजर बेग से अपने शोहर को देखा और नीचे उतर गई। जोया नहीं जानती थी आने वाले वक्त उसके लिए क्या लाने वाला है, लेकिन वो इतना जान गई थी कि जोया की मर्जी और ख्वाहिशात मार दी गई है। शादी की रात जहां शोहर बीवी की तारीफें करता है, वही हारिस ने हुक्मनामा जारी कर दिया था कि जोया की जात से उसकी माँ और बहनों को कोई तकलीफ ना होनी चाहिए। हारिस ने जोया की तारीफ तो दूर, उसे प्यार से देखा तक नहीं था। इस ड्रेस के अलावा कोई और ड्रेस नहीं है क्या? जोया टी शर्ट और ट्राउजर देखती हुई बोली। यह ड्रेस उसे अजीब लग रहा था। आज तक ऐसा ड्रेस नहीं पहना था उसने। बेशक 2 भाइयों की अकलौती बहन थी, तब भी नहीं है, तुम यही पहनो, हारिस ने जवाब दिया। तो मजबूरन जोया वो कपड़े लेकर बाथरूम चली गई। जोया टी शर्ट और ट्राउजर पहन कर आई तो देखा हारिस स्मोकिंग कर रहा था।
कमरे में सिगरेट का धुआं जोया को खांसने पर मजबूर हो गई। ओ सॉरी, हारिस ने जल्दी से सिगरेट बुझा दिया। जोया शीशे के आगे खड़ी होकर अपने बालों का जोड़ा खोलने लगी। हारिस जोया को गौर से देखने लगा। जोया इंतहा की खूबसूरत लड़की थी, जिसके काले बाल लंबे होने के साथ साथ इंतहा की खूबसूरत और सिल्की थे। वाह, क्या किस्मत पाई है तूने हारिस, इतनी खूबसूरत बीवी मिली है और ऊपर से लाखों का जहेज भी मिला है, अपनी तो सवर गई है। हारिस सोचते हुए बोला खुद से। जोया मेकअप अच्छी तरह से साफ करने के बाद धड़कते दिल के साथ बेड की तरफ बढ़ी। हारिस लाइट बंद कर चुका था। कमरे में खिड़की खुली होने की वजह से चांदनी की रोशनी अंदर झलक रही थी। जोया आराम से बेड पर एक साइड पर होकर लेट गई। हारिस ने नोट किया, जोया दूर है, तुम डर रही हो क्या? नहीं, जोया ने जवाब दिया। तो इतना दूर क्यों हो? पास आओ ना, मैं तुमसे बातें करना चाह रहा हूँ। माँ की बातों का खुमार उतर चुका था हारिस से। उस पर रोब रखना, अपना उसका गुलाम ना बन जाना, हुक्म किया करना तभी कामयाब होगा तो। और वो डर के रह गई। हारिस को लगा वो जोया के कुर्बत में पिघल रहा है। माँ की बातों को वो भूल रहा था, याद था तो बस इतना, जोया उसकी बीवी है और इस पर हक रखता है वो। जोया ने हारिस की बात का कोई जवाब ना दिया और आंखें बंद कर ली। तभी उसे झटका लगा और हारिस ने उसे अपने करीब कर लिया खींचकर। जोया ने बचने की कोशिश की लेकिन कमजोर पड़ गई। हारिस के आगे चांद ने एक नजर दोनों को देखा और बादलों में कहीं गुम हो गया। मेरा दिल बहुत परेशान है, मुसरत बेटी की जुदाई में रोते हुए बोली। हाँ, परेशान तो मेरा भी बहुत है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब जो होना था हो गया। बस दुआ करो जोया अपने घर में खुश और आबाद रहे। आज जोया के ससुराल वालों के तेवर देखकर मैं डर गया हूँ, न जाने क्या सलूक करेंगे हमारी अकलौती बेटी के साथ। फारूक साहब बोले। यही डर है मुझे, मुसरत आंसू साफ करते हुए बोली। फारूक साहब का ताल्लुक एक खाते पीते घराने से था। 2 भाई और एक ही बहन थी, जो शादी के बाद दुबई शिफ्ट हो गई थी। माँ बाप चल बसे थे। फारूक से बड़े अशरफ थे, जो तालीम हासिल करने के लिए बाहर लंदन गए, फिर वहीं के होकर आ गए। अशरफ की शादी अपनी चचाजाद हलीमा से हो गई, जो वहीं के रैश पजीर थे, जबकि फारूक की शादी बाप के दोस्त की बेटी मुसरत से हो गई। फारूक साहब आर्मी में थे। अशरफ के 4 बच्चे थे, फाइक, असद, हया और छोटी बेटी पलवशा। फाइक MBA करने के बाद जॉब कर रहा था, असद डॉक्टर बन रहा था, हया भी मेडिकल की लाइन में थी, जबकि पलवशा को पढ़ाई से कम ही लगाव था। बामुश्किल BSc के बाद वो यूनिवर्सिटी छोड़कर एक कैफे में जॉब कर रही थी। फारूक साहब के 2 बेटे, ओहद जो बाप की तरह आर्मी ज्वाइन कर चुका था, उससे छोटा जियान जो इंजीनियर का स्टूडेंट था, सबसे छोटी जोया जो अकलौती बेटी थी, BSc करने के बाद उसकी शादी कर दी। सुबह के 6 बजे जोया की आंख खुली। हारिस पास ही बेखबर सो रहा था। जोया की समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, ऐसे ही लेटी रही। एक ही दिन में जोया की जिंदगी बदल गई थी। क्या से क्या हो गई थी। नाजो पली बेटी आज कैसे किसी और के आंगन में आ गई थी। 10 मिनट बाद दरवाजा नॉक किया गया। जोया उठी और दरवाजा खोल दिया। सामने बड़ी नंद खड़ी थी। कैसी हो, ठीक से नींद आई ना? जी ठीक हूँ। चलो ऐसा करो, फ्रेश हो जाओ, फिर तैयार हो जाना, मोहल्ले से औरतें आएंगी देखने तुम्हें। पैगाम देकर सर ता पैर तक जोया को देखती रही और फिर चली गई। जोया ने दरवाजा बंद किया और अलमारी से अपने कपड़े लेकर बाथरूम चली गई। जल्दी करे फारूक साहब, देर ना हो जाए, वो लोग इंतजार कर रहे होंगे नाश्ते का। 7:15 बज चुके थे। मुसरत सारा नाश्ते का इंतजाम किए तैयार खड़ी थी। चलो गाड़ी में रखवाओ, मैं आ रहा हूँ। मुसरत ने जियान की मदद से सारा सामान गाड़ी में रखवाया। फारूक साहब आए तो जियान ने गाड़ी स्टार्ट की और जोया के ससुराल रवाना हो गए। रास्ते से उन्होंने गर्मा गर्म हलवा पूड़ी ली। हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो चुकी थी। रात तक बारिश के कोई असर नहीं थे। बारिश शुरू हो गई कि भी रही थी। जल्दी निकल जाते हैं, अब अगर तेज हो गई तो मसला बन जाएगा। मुसरत को परेशानी हुई। ओ अल्लाह की बंदी, शुक्र करो बारिश हो रही है, ना शुक्री ना करो और कुछ नहीं होता, तुम मुफ्त की फिक्र ना पालो। फारूक साहब बोले। तुम गाड़ी तेज चलाओ जियान। मुसरत दोबारा बोली तो जियान ने बाप को देखा और बोला, मामा आप ये बात कह रही हैं कि मैं तेज चलाऊं? आज कैसे काया पलट गई। आज जो हमेशा मुझे तेज ना चलाने पर लेक्चर देती है, आज खुद ही हुक्म दे रही है। वाओ, और बाप की आंख से इशारा किया, जिस पर फारूक साहब ने आंख मारी और जियान की हंसी निकल गई। क्या किया जाए, फारूक साहब ने कहा, चलो लो तेज, माँ का हुक्म है तुम्हारी।
हम क्या कर सकते हैं इसमें? हाँ जी, वैसे तो सारे हुक्म मानना है ना, ये भी मान लेगा फौरन। ये जो अभी शराफत से चला रहा है सारे सामने, कभी उसकी दोस्तों में ड्राइविंग देखी, पता चलेगा। मैं क्यों मना करती हूँ, उसे बड़ा असर ही नहीं होता। अभी तो मजबूरी है, जल्दी पहुंचना है। मुसरत थिक कर बोली। चलो जियान, शुरू हो जा अब। फारूक साहब हंसते हुए बोले तो जियान ने गाड़ी की स्पीड तेज कर दी। अगले 1 घंटे बाद वो सब जोया के ससुराल में थे। हारिस उठ चुका था और उस वक्त वो अपनी सास ससुर और साले के साथ ड्राइंग रूम में बैठा था। जोया माँ बाप के दरमियान बैठी थी। भाई साहब, आपने ऐसे ही इतना तकल्लुफ कर दिया, इतना कुछ लाने की क्या जरूरत थी? जूस के डब्बे, मिठाई, हलवा पूड़ी, केक, ब्रेड, जैम, बिस्कुट, बॉयल एग, कबाब, नान, नेकटेस देखकर जोया के ससुराल इफ्तिखार अहमद बोले, अरे क्यों जरूरत नहीं थी, बेटी का ससुराल है, पहला नाश्ता था, अच्छा क्या ले आए? रुखसाना बोली। मुसरत ने एक नजर फारूक को देखा, उन्होंने चुप रहने का इशारा किया। जी बहन, क्यों नहीं। फिरदौस हारिस की बड़ी बहन ट्रे में 3 गिलास जूस के ले आई और सर्व करने लगी। फिरदौस, नाश्ता लगाओ टेबल पर। रुखसाना बोली, फातिमा से कहो चाय बना ले साथ। फिरदौस सर हिलाकर चली गई। और बेटा क्या मसरूफियत है आजकल? इफ्तिखार अहमद ज़ियान से बोले। कुछ नहीं अंकल, बस स्टडी हो रही है, फाइनल एग्जाम है, इसके बाद जॉब करूंगा। गुड, अल्लाह कामयाब करे बेटा आपको। आमीन, शुक्रिया अंकल। ठीक है जी, अब हमें इजाजत दे, अब हम चलते हैं, मौसम भी खराब है और घर मेहमान भी आए हुए हैं। फारूक साहब उठते हुए बोले, अरे भाई साहब ऐसे कैसे, नाश्ता करके जाएं? इफ्तिखार अहमद बोले, नहीं बस आप इजाजत दें, शाम को मुलाकात होगी। फारूक साहब ने मुसरत को इशारा किया उठने का। जोया माँ से मिली। जोया से ज्यादा बातचीत नहीं हो सकती थी, सबके सामने बस रस्मी हाल चाल पूछा। नाश्ता लग चुका था, फिर दोस्त ने सबको इतला दी। ठीक है, आप लोग नाश्ता करें, हम चलते हैं। फारूक बेटी के सर पर हाथ रखते हुए बाहर निकल आए। उनके पीछे मुसरत और जियान भी आए। बारिश रुक चुकी थी अब, इसलिए जियान ने गाड़ी की स्पीड दी ताकि जल्दी घर पहुंच सके। आ जाओ जी, नाश्ता कर लो, ठंडा हो रहा है। टेबल पर सब बैठ चुके थे, सिर्फ जोया, हारिस और फिरदौस रह गए थे। बच्चे नीचे बैठकर हलवा पूड़ी से नाश्ता कर रहे थे। जोया हारिस के साथ ही बैठ गई, जबकि फिरदौस बच्चों के पास बैठकर नाश्ता करने लगी। सब अपनी अपनी पसंद से नाश्ता कर रहे थे। जोया ने सिर्फ जूस का गिलास लिया और साथ ब्रेड का पीस। जोया जान गई थी कि इसके साथ लालची फितरत की मालिक औरत है। जिस तरह नाश्ते पर वो टूट कर पड़ी, जोया हैरान रह गई। अभी जल्दी से नाश्ता करें, उसके बाद पार्लर भी जाना है। ऑलरेडी 9 बज चुके हैं, फातिमा नाश्ते के दौरान बोली, जिस पर सिर्फ जोया ने सर हिला दिया। वलीमे का फंक्शन होटल में रखा गया था, गेस्ट आना शुरू हो चुके थे। इफ्तिखार अहमद सबको लेकर होटल पहुंच चुके थे, बाकी लोगों ने वहीं आना था। घर पर सिर्फ मेहमान रिश्तेदार थे जो उनके साथ गए। जोया तैयार होकर घर आ चुकी थी। पिंक कलर की मैक्सी उसके दराज कद पर बहुत जच रही थी। महारत से किया गया मेकअप हुसन को 4 चांद लगा रहा था। जोया ने हारिस के साथ होटल जाना था, लेकिन हारिस घर से गायब था। कहाँ गया है, कुछ बताकर गया? फायजा फिरदौस का शोर गुस्से से बोला, बताकर नहीं गया, बस गाड़ी की चाबी ली और चला गया। अब फोन करे उसे, पता करे कहाँ है। लेट हो रहे हैं, हम सब आ चुके होंगे वहाँ। किया है, नंबर बंद जा रहा है। जोया कहाँ है? फायज ने पूछा। कमरे में है, फातिमा पास है। अच्छा तुम ऐसा करो, उसे लेकर आओ और फातिमा को भी कहो आप लोगों को मैं छोड़ आता हूँ होटल। लेकिन फायज, हारिस पता करवाता हूँ कहाँ है नवाब। फायज गुस्से से बोला, तुम इन दोनों को लाओ, मैं गाड़ी निकालता हूँ। इस लम्हे हारिस का मैसेज फायज को आया, वो घर आ रहा है तुम्हारा लाडला भाई। अब वेट करो, तुम आ जाए फिर निकलते हैं। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम जानते हो मैं बहुत प्यार करती हूँ, नहीं रह सकती तुम्हारे सिवा। तुमने मुझे बताया तक नहीं। क्यों क्या ऐसा? रोते हुए बोली, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। अब मुझे जाना है, देर हो रही है। प्यार से समझाते हुए बोला, नहीं तुम कहीं नहीं जाओगे, मैं तुम्हें शेयर नहीं कर सकती किसी के साथ। अगर तुम गए तो मैं कुछ कर लूंगी अपने साथ। जज्बाती अंदाज में कहा गया। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, सुना तुमने? अगर ऐसा कुछ किया तो बहुत बुरा पेश आऊंगा मैं। कहा है अभी जाना है, कल रात को मुलाकात होगी। नहीं प्लीज मत जाओ, कदमों में गिरते हुए बोला गया। मजबूरी है जान, जाना पड़ेगा, तुम अपना ख्याल रखना। नीचे से उठाकर कहा और गाल पर प्यार करता वो बाहर निकल गया। पीछे सिर्फ खामोशी रह गई थी।
होटल पहुंच चुके थे। जोया और आरिस लड़की वाली भी आ चुके थे। फंक्शन खैरियत से हो गया और जोया और आरिस रस्म के मुताबिक फरूख साहब के घर के लिए रवाना हो गए। अम्मी मैं कह देती हूँ आरिस को मुट्ठी में कर लेगी। वो लड़की जिस तरह आज उसके आगे पीछे मटक रहा था, वो हंस रहा था। जोया का लगता है जादू चल गया है। एक ही रात में सेब खाते हुए फलक बोली। फलक का शोहर अरसल दुबई में था और फलक के 2 बच्चे थे, 4 साल का तलाल और 3 साल सवेरा। हाँ कह तो सही रही हो। मैंने भी नोट किया कैसे उसे खाना डाल के दिया प्लेट में और स्टेज पर कैसे हंसकर बात कर रहा था। रुखसाना पर सोच अंदाज में बोली, वही ना अम्मी, लगाम किसकी रुकनी पड़ेगी वरना गया हाथ से। फलक बोली, तू मुझे उसका नंबर मिला के दे, मैं बात करती हूँ उससे। जी अम्मी मैं फोन लेके आती हूँ। फातिमा से कहना मुझे चाय बना दे और मेरा बैग लेकर आए, मैं पैसे गिनूं कितने हैं बर्तनों के। फलक सर हिलाकर कमरे में दाखिल होगी। हारिस और जोया सब के साथ बैठे बातें कर रहे थे। कोमल मजे मजे के जोक सुना रही थी और जियान उसकी टांग खींच रहा था। जोया का हंस हंस के बुरा हाल हो रहा था। बस करो अब दोनों प्लीज, जोया हंसती हुई बोली। बस क्यों, आज ही तो मौका मिला है, हारिस भाई आए हुए हैं, कल सब चले जाएंगे अपने अपने घर, आज खुल कर मजे करने दो। कोमल बोली। हारिस का फोन बजने लगा। वो एक्सक्यूज करता उठ गया। मैं तो चला, मुझे इम्पोर्टेंट असेसमेंट तैयार करनी है। जोयान भी उठकर चला गया। पीछे जोया और कोमल रह गई। हारिस भाई कैसे लगे? पता नहीं, जोया ने जवाब दिया। क्या मतलब पता नहीं? ये क्या जवाब हुआ? कोमल जोया के जवाब से अपसेट हो गई। जोया तुम खुश तो हो ना? अब क्या फायदा इस सवाल का, बल्कि पूछो जोया तुम जिंदा कैसे हो? आंसू साफ करती हुई बोली। तो कोमल उठकर उसके पास आ गई और उसे गले लगा लिया। जोया फूट फूट कर रोने लगी। चुप कर जाओ जोया, कोई देख लेगा तुम्हें, संभलना होगा खुद को, हारिस भाई आने वाले होंगे, प्लीज चुप कर जाओ। कोमल खुद भी रोने लगी थी। तभी हारिस ने दोनों को रोते देखा तो अहम हम कांस कर मुतवज्जो किया। दोनों फौरन एक दूसरे से लगी हुई। कोमल जल्दी से उठी। ठीक है मैं चलती हूँ सोने, सुबह मुलाकात होगी, गुड नाइट। कोमल जल्दी से वहां से खिसक गई, कहीं हारिस रोतने की वजह ना पूछ ले। चले, हारिस जोया को बेटा देखकर बोला। जी जोया उठी और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। हारिस भी पीछे पीछे चलने लगा। सुनो। जी जोया रुककर सवालिया नजरों से देखने लगी। तुम रो क्यों रही थी? खैरियत है ना? जांचती नजरों से तोलते लहजे में सवाल किया गया। कुछ नहीं, बस अपनों की जुदाई का सोच कर रोना आ गया। तो ना करती शादी, इनकार कर देती। वैसे यही बात है या कुछ और बात है? हारिस ने टटोलती नजरों से जोया को देखा और पूछा। जोया ने मुड़कर हारिस को देखा। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? कमरे में दाखिल होती ही हारिस बोला। आई विश ऐसा कर सकती हूँ। जोया ने दिल में सोचा। कुछ नहीं, मुख्तसर जवाब आया। हारिस ने कमरे का जायजा लिया। कमरा खुला हवादार था। कमरे में डबल बेड, अलमारी, शीशा, स्टडी टेबल पर लैपटॉप के अलावा बुक्स थी। उसके अलावा 2 सीटर सोफा रखा हुआ था। बारिश की वजह से मौसम ठंडा हो चुका था। हारिस के मोबाइल पर मैसेज आया तो मोबाइल निकालकर सोफे पर बैठ गया। जोया अलमारी से अपना लोन का सूट लेकर बाथरूम चली गई। चेंज करके आई तो हारिस कमरे में नहीं था। जोया चुप करके बेड पर लेट गई और आंखों पर बाजू रखकर सोने के लिए आंखें बंद कर दी। रात का न जाने कौन सा पैर था जब हारिस कमरे में आया। जोया सो चुकी थी। हारिस ने सोफे पर रखा अपना नाइट ड्रेस बदला और जोया के पहलू में आकर लेट गया। जीरो का बल्ब कमरे में रोशन था। उसकी मदम रोशनी में हारिस जोया का नींद में डूबा चेहरा गौर से देखने लगा। सोते हुए गजब की हसीन लग रही थी। हारिस उसके चेहरे पर अपनी शहादत की उंगली फेरने लगा। आंखों से होठों तक उंगली फेरता। जोया डिस्टर्ब होने लगी, लेकिन हारिस ने कार्रवाई जारी रखी। जोया के होठों पर उंगली फेरता हारिस गर्दन तक आया। झट जोया की आंख खुल गई और वो ना समझी से हारिस को देखने लगी। तुम सो गई मेरे बगैर? मैं समझा था मेरा इंतजार करोगी, लेकिन तुम तो सो गई, हारिस कहता जोया के बालों की खुशबू को अपने अंदर उतारने लगा। जोया ने हौले से पीछे होना चाहा, लेकिन हारिस ने उसकी कोशिश को नाकाम बना दी और बाजू के गहरे में समेट लिया उसे। प्लीज मुझे नींद आई है, सोना है, सोया इल्तिजाया लहजे में बोली, लेकिन हारिस ने उसकी एक न सुनी। मामा मैं सोच रहा हूं मैं भी शादी कर लूं, असद माँ को जानबूझकर तंग करते हुए बोला। देखे ना जोया की भी हो गई है और हम जा नहीं सके, शर्म करो कुछ। फाइक भाई तुमसे बड़े हैं, पहले उनकी होगी फिर तुम्हारी। हिन्ना चिपस खाते हुए बोली। देख ले मामा मेरी शादी के दुश्मन को, मस्कीन सूरत बनाकर बोला। मामा मुझे पिछले 21 सालों से देखती आ रही है,
तुम अपनी बात करो असद। दोनों बहन भाई शुरू हो चुके थे। हलीमा जो कोई भूख बढ़ने में मगन थी, घूर कर दोनों को देखा और बोली, और कोई काम नहीं दोनों का लड़ने के सिवा, हर वक्त लड़ते रहते हो। और तुम असद, शादी बाद में करना, पहले तुम बताओ जो काम कहा था तुमने वो किया या नहीं। हलीमा सवालिया नजरों से देखती हुई बोली। हया ने माँ को गुस्सा होता देखकर भागने की कोशिश की। तभी हलीमा ने उसे नाकाम बनाते हुए बोली, तुम कहाँ जा रही हो अब? अगर चिप्स खत्म हो गए हो तो मेहरबानी करके एक कप कॉफी बना दो। जी मामा, हया कहते हुए बाहर निकल गई। बाहर बारिश हो रही थी। शाम के 4 बज चुके थे। हया ने कॉफी के लिए दूध गर्म होने रखा, साथ ही डिनर के लिए फ्रिज से कीमा और चिकन निकाला। दूध में बॉयल आने लगा तो फ्लेम बंद कर दी और कॉफी पटने लगी। क्या बना रही है आपिया? अलवशा किचन में आती हुई बोली। कॉफी बना रही हूँ मामा के लिए। बाहर बारिश देखी तो अपने लिए भी बना ली। पियोगी तुम? मग में दूध डालते हुए बोली। नहीं, अभी दिल नहीं, जूस पीऊंगी। मैं फ्रिज से जूस का डब्बा निकालते हुए बोली। सही है, जूस बाद में पीना, पहले मामा को कॉफी दे आओ। मैं जरा बाई के लिए नेक्टेस फ्राई कर लूं, आने वाले हैं। पलवशा कॉफी लेकर चली गई। पीछे हया ने ऑयल कढ़ाई में डाला और नेक्टेस फ्राई करने लगी। 10 बजे नाश्ता करने के बाद जोया तैयार हो गई। फायज और फिरदौस दोनों के लेने आ रहे थे। जोया, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर देना। मुसरत बेटी के हाथ पकड़कर बोली। किस बात की माफी अम्मी? जो होना था वो हो गया। मेरी खुशी, मेरी ख्वाहिश सब मिट्टी में मिल गई। जोया आंसू जब्त करते हुए बोली। मुसरत ने एक नजर बेटी को देखा और रो दी। हारिस की वालदा रुखसाना मुसरत की दूर की रिश्तेदार थे। रुखसाना ने एक शादी में जोया को पसंद कर लिया हारिस के लिए और फिर रिश्ता लेकर पहुंच गई। रुखसाना को लालच ताकलोती है, जैज दिल खोल कर लाएगी, और वही हुआ। जोया के वालिदैन ने दिल खोलकर जैज और गोल्ड दिया जोया को। मैं जानती हूँ तुम नाराज हो मुझसे, लेकिन बेटा मैं सोच समझ कर हारिस के साथ तुम्हारी शादी करवाई है। तुम प्लीज अपने ससुराल अच्छे से रहने, इन्हें शक मत होने देना। ये शादी तुम्हारी मर्जी के बगैर हुई थी। समझ रही हो ना मेरी बात को? जोया ने एक नजर माँ को देखा और सोचा, मेरी मर्जी की कहीं अहमियत नहीं है ना, यहाँ हुई ना वहां हो गई। जोया को अचानक रात को जो हुआ याद आ गया। कैसे हारिस ने उसकी मर्जी की परवाह किए बगैर अपनी अहमियत जतलाई थी जोया पर। नहीं शौक हो गया इन्हें, कैसे आपने जबरदस्ती शादी करवाई मेरी मर्जी के बगैर। जोया ये कहकर बाहर निकल गई। पीछे मुसरत बेटी खुशियों की दुआ करने लगी। फायज और फिरदौस आए, कुछ देर बैठे, चाय पीकर इजाजत ली। जोया और हारिस को लेकर चले गए। जोया ने सारा सफर खामोशी से तय किया, कोई बात ना की रास्ते में, जबकि हारिस, फिरदौस और फायज सारे रास्ते में बातें करते आए। जिस टाइम वो घर पहुंचे 3 बज चुके थे। रुखसाना हाल में सोफे पर बैठी हुई थी जिस टाइम जोया और हारिस और फिरदौस अंदर आए। अस्सलाम वालेकुम। जोया और हारिस ने सलाम किया। वालेकुम सलाम कहकर सर ता पैर जोया को देखा। गले में सोने की सेट के अलावा सोने की माला, एक हाथ में 4 चूड़ियां थी जबकि दूसरे में 2 खड़े थे। उंगलियों में 6 अंगूठियां मौजूद थी। रुखसाना की आंखें चमक गई। आ गए तुम दोनों? जी अम्मी। आप सुनाए कैसे हैं? हारिस पास बैठते हुए बोला। मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है। जाओ जोया तुम चेंज कर लो। जोया को एक ही जगह खड़े देखकर हारिस बोला। जोया ने सर हिलाया और अपने कमरे में आ गई। कमरा साफ सुथरा था। जोया ने अलमारी से सूट निकाला और सारा ज़ेरो उतार कर लाकर में रखा। सिर्फ एक माला और उसके साथ टिप्स पहने और मुंह दिखाई की रंग। चेंज करने के बाद जोया बेड पर लेट गई और मोबाइल चेक करने लगी जो आते हुए उठा लाई थी। काफी सारे मैसेजेस आए हुए थे। जोया एक करके पढ़ती रही और जवाब देने लगी। हारिस कमरे में आया तो जोया की नींद के सबब आंख खुल चुकी थी। जोया हारिस प्यार से जोया को उठाने लगा। जोया ने आंख खोलकर खुद पर झुके हारिस को देखा। जोया एकदम डर गई और उठकर बैठ गई जल्दी से। डरो नहीं, कुछ नहीं करता, मैं तो बस इतना कहने आया, मैं बाहर जा रहा हूँ। तुम जिस वक्त उठी बाहर बैठ जाना सब में, मैं जरा लेट आऊंगा। जोया ने सुकून का सांस लिया और वो दोबारा लेट गई। हारिस गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर चला गया। अब आए हो, रात तो रुकोगे ना? पेट पर लेटे वजूद के बालों में उंगलियां पैरते हुए बोला गया। नहीं, रात नहीं रोक सकता, मजबूरी है। तुमने कहा था अब मुकर रहे हो। हाँ जानता हूँ, कहा था अपनी जान के पास रुकूंगा, लेकिन आज नहीं, अगली बार। हाथ पकड़कर लबों के साथ लगाया गया।
لبوں پر انگلی رکھ کے مزید کچھ کہنے سے روکا گیا۔ کہا نا نیکسٹ ٹائم پکا، اب میرا دل خوش کرو، کتنے دن ہوئے اسے خوشی ہوئی ہے، کمینگی سے آنکھ مارتے ہوئے بولا اور ساتھ لیٹے وجود پر جھک گیا۔ زویا نے اٹھ کر ہاتھ منہ دھویا اور اپنے کمرے سے باہر آئی۔ باہر حال میں سب بیٹھے تھے۔ زویا جھجک کر رک گئی۔ فائز نے زویا کو کھڑے دیکھ کر کہا، ارے رک کیوں گئی؟ آؤ نا، تمہارا اپنا گھر ہے یہ اب۔ فائز کی بات پر سب نے زویا کی طرف دیکھا۔ جی زویا چل کر سب کے پاس آ گئی اور خالی صوفے پر بیٹھ گئی۔ زویا نے نوٹ کیا اس کے آنے سے سب خاموش ہو گئے ہیں۔ پہلے سب ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ کیسا لگا بھابھی آپ کو گھر؟ فاطمہ بولی، بہت پیارا ہے۔ زویا نے دل سے تعریف کی، اور ہماری بھابھی کیسی لگی؟ زویا کو سمجھ نہ آئی کیا بولے۔ کیوں تنگ کر رہی ہو بھابھی کو؟ ابھی ٹائم ہی کتنا ہوا ہے دونوں کو ملے۔ پھر دوست بولی، جاؤ جا کر سب کے لیے چائے بنا کر لاؤ، سر درد کر رہا ہے میرا تو، بچوں نے اتنا تنگ کیا، دن کو سونے بھی نہیں دیا۔ جمائی لیتے ہوئے پھر دوست بولی۔ فاطمہ اٹھ کر چلی گئی۔ خیر سے اب تم بھی زویا کل میٹھا بناؤ، کیونکہ پرسوں پھر دوست اور فلک دونوں چلی جائیں گی۔ اچھا ہے ان کے ہوتے میٹھا بنا لو۔ رخسانہ بولی، جی آنٹی۔ کھانا پکانا آتا ہے نا تمہیں زویا؟ فلک بولی، بنا لیتی ہوں کھانا۔ چلو یہ تو اچھا ہوا، کل پھر میٹھا بنا کے سب کے لیے بریانی بنانا۔ فلک چسکے سے بولی۔ زویا نے سر ہلا دیا اور فاطمہ نے کپ لے کر چائے پینے لگی۔ اب کب آؤ گے؟ جلد آؤ گا، بے فکر رہو۔ پھر بھی دن بتاؤ کس دن آؤ گے، مجھے انتظار رہتا ہے۔ وہ جو بیڈ سے اٹھ کر شرٹ پہن رہا تھا، مڑ کر بیڈ پر بیٹھے وجود کو دیکھا۔ بہت کمینی ہوتی جا رہی ہو دن بدن، کہہ کر شوش پہننے لگا۔ ہاں ہاں ہاں، کیا کروں، تمہاری صحبت کا اثر ہے جو مجھے دن بدن پاگل بنا رہا ہے۔ اس کی بات پر جاندار قسم کا کہکا ہوا میں بلند ہوا۔ تبھی تو تمہارے پاس آتا ہوں بار بار، یہی سکون ملتا ہے مجھے۔ موبائل اٹھا کر جیب میں رکھا، تبھی سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور ہاتھ پکڑ لیا۔ بہت پیار کرتی ہوں تم سے، کان کے قریب منہ لا کر بولی۔ میں بھی کرتا ہوں سویٹ ہارٹ، اب اجازت دو، دیر ہو رہی ہے، اپنا خیال رکھنا۔ ہائے کہہ کر باہر چلا گیا۔ کہانی جاری ہے۔ کہانی کا اگلا پارٹ نیکسٹ ویڈیو میں دیا جائے گا۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔